बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद और कितने टुकड़े हो गए हैं या कितने टुकड़े होने जा रहे हैं। आज कौन कौन छोड़ के गया है और वो क्या डायलॉग क्या था। डायलॉग ये मारा तो वैसे शेख रशीद साहब ने है और इसलिए ये डायलॉग मारा है क्योंकि उस्मान बुज़दार के पार्टी छोड़ने का सबसे ज़्यादा गम वो शेख रशीद को है और इसलिए शेख रशीद ने कहा है कि भाई वो तो बुज़दिलों का इमाम था। तो भाई अगर उस्मान बुज़दार बुज़दिलों का इमाम था तो उस्मान बुज़दार को सेलेक्ट करने वाला और लाने वाला क्या होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। नून लीग या पीटीआई, इन दोनों में से करप्ट पार्टी कौन सी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिर में बिल्कुल ये मैं आपको बताऊंगी कि सियासत के अंदर जो तहलका हो रहा है, हर जगह पे हाउसफुल के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, ये कौन से हाउसफुल हो रहे हैं और ये जो एक तहलका हो आने वाला है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपको ये पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा को जो ट्रायल कोर्ट है उसने बाइज्जत बरी किया था। क्या किया था? बाइज्जत बरी। इसे कहते हैं रिलीफ, क्योंकि उनको बेल नहीं मिली, जमानत नहीं, बरियत के मुकदमा ही गलत कि ये बेगुनाह, इनको मतलब बाहर कर दें। ठीक है, अब यास्मीन राशिद साहिबा से मुतालिक ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों, वो कैसे कंस्पायर कर रही हैं, कैसे बुला रही हैं कोर कमांडर लाहौर के ऊपर 9 मई को होने वाले वाक़यात के अंदर, वो मास्टरमाइंड थी, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स, राइट। ये सबको पता है, हम सब ने अपने टीवी चैनल्स पे भी चलाई हैं, अपने अपने शोज़ में चलाई हैं, हमने वीलॉग्स किए हैं उसके ऊपर, लेकिन ट्रायल कोर्ट को ये बात नज़र नहीं आई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि शायद कोर्ट का कोई और पैमाना होगा, कोर्ट का एक अलग पैमाना है, वो ज़्यादा वो कानून पढ़ाने वाले, कानून की तशरीह करने वाले, और एक वो चीज़ें जो हमारे सामने है, पता नहीं उन्होंने इन एविडेंस को एविडेंस नहीं समझा, जो भी है। लेकिन ये बात आपसे डिस्कस करने का मतलब ये है कि इस जो बरियत है यास्मीन राशिद साहिबा की, उसके ऊपर पंजाब पुलिस का तगड़ा जवाब आया। पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली, आप एक प्रेस रिलीज़ कह लें या अपना मौक़िफ़ कह लें, जो उन्होंने दिया है, अंग्रेज़ी में है, साथ में चल रहा है, मैं पढ़ के आपको वेरी क्विकली बता देती हूँ, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके ख़िलाफ़ तमाम तर जो एविडेंस है वो मौजूद हैं कि उन्होंने किस तरह से प्लान किया, किस तरह से कंस्पायर किया, और ये भी कि उन्होंने जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं यास्मीन राशिद की बरियत के हवाले से उसको चैलेंज भी किया है। ये साथ में चल रहा है और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जी ऑल कॉन्स्पिरेटर्स, प्लानर्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ 9th May इंसिडेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर यास्मीन राशिद वुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। In Jinnah House case, the investigation is being carried out on scientific lines. The court order is being challenged as police was not given opportunity to present forensic evidence in the case. The court order will attain finality after order of the High Court. Police reserves its right to investigate the case and to bring truth before the public. Any premature assumptions, interference at this stage is likely to be misleading. ये जो अब इस बरियत को जो लोग शुरू हो गए ना अलम बुलंद करके कि अरे जी वाह जी वाह जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया, देखा जी यास्मीन राशिद के अगेंस्ट कुछ नहीं मिला, उन सबको पंजाब पुलिस का एक तगड़ा जवाब आया है। सो पिक्चर अभी बाकी है, द मैटर इज़ नॉट ओवर। अब आ जाए जी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने टुकड़े होंगे, अभी तक कितने टुकड़े हुए हैं, 9 मई के वाक़यात क्या हुए। पीटीआई के लिए तो ये सियासी खुदकुशी से कम नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी पाश हो चुकी है और 2 हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 250 लोग, जी हाँ डबल सेंचुरी, उससे भी ऊपर, 2 हफ्तों में 250 लोग। और इसका अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दूँ ना, इन 250 लोगों में से 150 मेंबर असेंबली हैं, अरकान असेंबली, चाहे वो MNAs हों चाहे वो MPAs हों, 150 मेंबर असेंबलीज़ हैं। और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो अरकान हैं पार्टी के, छोटे मोटे जैसे। तो कुल मिला के 250 लोग अब तक, आज तक की बात नहीं करी, अब तक मैं कह रही हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। अब इशू ये है कि वो छोड़ तो गए हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। अनाउंस तो चाहे वो यही करते हैं कि जी हमने सियासत को टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब कि इतना कर लिया था पिछले 4 सालों में। और सबसे बड़ी बात ये 9 मई को इतना सब कुछ कर लिया पीटीआई ने कि उन्होंने कहा बस
हमने जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, हमने इतना काम, हाँ ना, तो मेहनत लगती है ना, काम लगता है, तप्पड़ लगता है, यू नो, अकल समझ से बिल्कुल पैदल होना पड़ता है जब आप फौजी तंजीबात के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि बात ये नहीं है कि जी फौज की है वो, हम तो खुद फौज के जो सियासत है उसके अंदर असर रसूख के कायल नहीं है। फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरा तो शुरू से यही मौक़िफ़ है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप फौजी तंजीबात पर जाके हमला कर लें जस्ट बिकॉज कि फ़ौज आपका साथ नहीं दे रही है। ये क्या मतलब? ये तो जहलियत है, ये तो गुंडागर्दी है, ये तो दहशत गर्दी है। तो भाई मसला ये है कि अब ये जो सारे लोग उन्होंने कहा जी बस अभी सियासत ही छोड़ने, नारा ये लगा के जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हम सियासत छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में जा रहे हैं। 45 लोग जो हैं वो ऑलरेडी जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में इन टॉक्स हैं, कुछ ने ज्वाइन भी कर लिया है, कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी में गए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जहांगीर खान तरीन ने दिखा दिया जी हाउसफुल का बोर्ड कि भाई अब हमारे पास जगह दस्तयाब नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ब्लॉक है, जो कि एक पार्टी बनने वाला है, उसकी भी लिमिट पूरी हो चुकी है। एक लिमिट है ना, और अब क्योंकि उसकी भी लिमिट पूरी हो चुकी है तो अब लोग क्या करेंगे? तो भाई ऐसे में एक और टुकड़ा पीटीआई का सामने आया है, एक और फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का सामने आया है, वो है जी डेमोक्रेट्स के नाम से। क्या नाम है उसका? डेमोक्रेट्स। एक तो किंग्स पार्टी बन रही है ना, जो जहांगीर खान तरीन और वो बनाएंगे, जो भी वो नाम फाइनलाइज करेंगे रजिस्टर कराने के लिए तब उसका नाम होगा। लेकिन अभी वो किंग्स पार्टी के बाद पेश खिदमत है डेमोक्रेट्स ग्रुप। और ये डेमोक्रेट्स ग्रुप अब किस किस का है? डेमोक्रेट्स ग्रुप के अंदर 40 के करीब अभी लोग हैं, और ये जो 40 के करीब लोग हैं, इनको जो बेसिकली हेड कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, वो मुराद राज साहब, जो कि ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा करते थे पंजाब के अंदर जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और हाशिम डोगर साहब, कर्नल हाशिम डोगर साहब, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली फ़ौज के इदारे से रहा है बिकॉज ही हैज़ बीन अ सर्विंग कर्नल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और इन दोनों ने मिल करके अपने साथ तकरीबन कोई 40 लोग मिलाए हैं और उसको एक डेमोक्रेट्स का ग्रुप का नाम दिया, और उनको जो है अब आगे लेकर के इस ग्रुप को चलना है। पर मसला ये है कि ग्रुप तो ग्रुप होता है, ग्रुप का कोई इंतखाबी निशान नहीं होता, ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना। ग्रुप की सूरत में इलेक्शन तो पार्टी लड़ती है, और फिर पार्टी को एक इंतखाबी निशान अलॉट होता है, या फिर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो जिसको एक आज़ाद उम्मीदवार कोई हो। तो अब ये जो 35 से 40 लोगों का डेमोक्रेट्स का ग्रुप है, ये अब कहाँ जाएगा? जहांगीर खान तरीन साहब तो ओवर बुक्ड है, फुल है। नून लीग का मौक़िफ़ ये है जो कि नवाज शरीफ की तरफ से आया, जो मैंने आपके सामने पहले रख चुकी हूँ, कि नून लीग इसलिए नहीं ले पा रही है बिकॉज उनको ऑलरेडी अपनी एक एक हल्के के अंदर उनके 3-3 4-4 उम्मीदवार हैं टिकट लेने के लिए, और इस दफ़ा नून लीग ने डिसाइड किया है कि वो अपने ही लोगों को और अपने ही लॉयलिस्ट को, नून लीगी लॉयलिस्ट को ही टिकट्स देगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी ऑलमोस्ट भर चुकी है, फुल हो चुकी है। ये पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से जितने भी लोगों को उन्होंने शामिल करना है। खैबर पख्तूनख्वा का जो महाज है और जो टास्क है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंपा गया है। शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें भी रेगुलरली होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। और इसके हवाले से अब ये नया जो लाहे अमल तय हुआ है वो ये हुआ है कि मौलाना साहब को ये टास्क सौंपा भी गया है, और मौलाना साहब जो हैं वो इस टास्क के अंदर इंटरेस्टेड भी थे कि जो KPK के अंदर वो जो पूरा PTI चैप्टर है ना, वो मौलाना एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनमें डिवाइड होगा। तो मौलाना साहब जो हैं वो अब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत से लोग उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फॉर्मर इंसाफी इंसाफ कह लें, वो उनके साथ राब्ते में हैं। और वो भी क्या मंजर होगा कि डीजल डीजल कहती नहीं, मैं आप पे डीजल हो गई। PTI वाले कहते थे ना मौलाना साहब को डीजल, हालांकि नहीं कहना चाहिए, बड़ा बुरा लफ्ज़ है ये, लाइक यू नो, कि कोई एक बिज़नेस करते रहे हैं माजी में और फिर उसका ताना बना करके आप उसको दें। एनीवेज जो भी है, बट डीजल डीजल कर दी नहीं, मैं आप पे डीजल हो गई। तो PTI के बड़े जो लोग हैं वो इनके साथ राब्ते में भी हैं, और PTI के जो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है वो पीपल्स पार्टी और ये मौलाना साहब के दरमियान जो है डिवाइड होगा, इनके जो लोग हैं। अच्छा जी, अब मज़ीद और ख़बरें क्या हैं जी? मज़ीद और ख़बरें ये हैं कि जब मैं आपसे कहती हूँ कि जी नून लीग या PTI इनमें से ज़्यादा करप्ट कौन है, तो इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, आपको मैं सीधा से इसका जवाब बता देती हूँ, वो है PTI। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज़ाहिरी सी बात है, एक इंडेक्स आया है, एक इंडेक्स है जिसके ऊपर पैमाना है, जिसके अंदर पता चलता है कि 2018 में जब इमरान सरकार आई, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो करप्शन इंडेक्स है उसके अंदर उसका नंबर था 117। लेकिन
2021 में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस टाइम पर इमरान खान साहब का जो नंबर, इमरान खान साहब के दौर में जो पाकिस्तान का करप्शन पे नंबर आया था वो है जी 140। अब कहाँ 117 और कहाँ 140। और मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब अपने 4 साल इक़्तिदार में और उससे पहले जो 4 साल उन्होंने एग्रेसिव किस्म की जो उन्होंने ऑपोजिशन की है, धरने की सियासत की है, जलाओ घिराओ की सियासत की है, लड़ाई की सियासत की है, राइट। तो उसमें वो हमेशा नून लीग और पीपल्स पार्टी को चोर 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 कहते रहते थे। तो दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला, बल्कि चोर क्या, डाकू निकला, क्योंकि कहाँ 117वां नंबर और कहाँ 140वां नंबर। तो कहते हैं ना कि आईना देखना चाहिए इंसान को, जब शीशा देखेंगे तो खुद ही असलियत सामने आ जाएगी। अपने गिरबान में ना ज़रा मुंह झांकना चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ बात ये नहीं है, बात ये है कि इमरान खान साहब इसके बावजूद भी सीख नहीं रहे हैं। अब वो क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो इसलिए नहीं सीख रहे हैं, किस तरह निशानी क्या है उसकी निशानी ये है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो एक और मुल्क दुश्मन इक़दाम करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब के मुल्क दुश्मन इक़दाम की इस दफ़ा की जो स्क्रिप्ट है वो ये स्क्रिप्ट है कि वो जो अमेरिका भाई साहब है ना, जो इमरान खान साहब के बड़े सगे हैं, और उस अमेरिका के ऊपर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एतमाद है। तो इमरान खान साहब ने उनके गिट्टे गोड्डे पकड़ लिए हैं और अमेरिका को बोला है कि जी आप पाकिस्तान की मिलिट्री एड को रोकें। अब भला उनको ये कोई बताए कि कैरी लूगर बिल के बाद और ख़ास तौर पे ट्रंप दौर में जो मिलिट्री एड आती थी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी फ़ौज के साथ ये आर्म्स एंड एमिनेशंस वगैरह एक्सचेंज होते थे, हमारी फ़ौज को अफ़गानिस्तान के हवाले से यूज़ किया जाता था और सारा कुछ, मतलब मैं उसमें उतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन हम सबको पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का और अमेरिका और पाकिस्तान की फ़ौज का आपस में क्या एक वर्किंग रिलेशन रहा है। तो उस चक्कर में ज़ाहिर सी बात है मिलिट्री एड आप कह लें कि वो आती थी। अब ये मिलिट्री एड नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने फिर से बोला कि भाई जो मिलिट्री एड है ना, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि अभी करंटली मिलिट्री एड आ ही नहीं रही है, ये तो उनके विजन का हाल है। और दूसरी बात ये है कि आगे के लिए कांटे बोए उन्होंने कि भाई अगर अमेरिका सोच भी ले ना मिलिट्री एड के बारे में, इमरान खान जिस लेवल पे सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की फ़ौज को एड देने के बारे में, तो इमरान खान साहब ने पहले फप्फे कुट्टन बन के ना उनको शिकायत लगा दी है कि देखो यार ये फ़ौजी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर अब आपने मिलिट्री एड देनी है ना, तो आपने इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर देनी है, क्योंकि फ़ौज जो है वो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ पामाली कर रही है, मेरे बंदों को चुक रही है, मार रही है, टॉर्चर कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक और पंगा जो है वो ले लिया है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। हालांकि अमेरिका का और पाकिस्तान का जो मिलिट्री एड का जो मामला है ये हमेशा लव वेट रिलेशनशिप ही रहता है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती, पता ही नहीं चलता कब आ रही है कब नहीं आ रही। मतलब जिनको आती है उनको तो पता चलता है, लेकिन हम जैसे लोगों को ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने अपनी ये नया एक पंगा, एक नई लुच फ्राई करने की कोशिश की है। तो भाई ये आदमी नहीं सीख सकता। अब जाहिर सी बात है एक आदमी है उसको बहुत शौक़ है पंगा लेने का, तो फिर तो उसके रिपरकशंस भी होते हैं। अब इसका इस खबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा इस हद तक तंग हो गया है कि इमरान खान साहब की बहनों तक बात आ गई है। जियो फेंसिंग के ज़रिए अलीमा खान हो या रानी हो, इनकी 2 बहनें, इन दोनों के जियो फेंसिंग के ज़रिए अगर हम इतलात की माने तो पता चला है कि 9 मई के वाक़यात में कोर कमांडर लाहौर के घर पे जो अटैक हुआ, जो आग लगी, जो फ़ौजी तनसीबात पर अटैक हुआ, उनमें इमरान खान साहब की बहनें भी मुलव्वस हैं। तो लिहाजा अब अलीमा खान साहिबा हों या इनकी जो दूसरी बहन है रानी, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि उनको अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा सो दैट विल नॉट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उन्होंने ये मुश्किल वक्त नहीं देखा है। तो भाई के जब करतूत ऐसे होंगे तो फिर बहनों को तो भरपाई करनी पड़ेगी। जब बहनें भाइयों को गाइड करने के बजाय ख़ुद इस किस्म के इक़दामात में अगर पाई जाएंगी तो फिर उसके तो रिपरकशंस होंगे, क्योंकि कानून से बड़ा तो कोई नहीं होता। इमरान खान साहब जितने भी बड़े बन जाएं वो कानून से बड़े नहीं बन सकते। अब जब मैं बात करती हूँ ना कि पाकिस्तान की सियासत की हलचल की, तो पाकिस्तान की सियासत की ये हलचल है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो बहुत जल्द लंदन यात्रा करने वाले हैं
اور لندن یاترا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کا جو گروپ ہے وہ بیسیکلی نون لیگ یعنی نواز شریف اس کو اپنا بی گروپ بنا رہے ہیں، اور کس طرح سے بنا رہے ہیں کہ وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر اس کو اپنی انشورنس پالیسی کے طور پر استعمال کریں گے کہ اگر پنجاب میں حکومت بنانے میں دوبارہ دقت ہوتی ہے نون لیگ کو تو اس گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے گا، ناٹ بفور الیکشنز بٹ آفٹر الیکشنز، رائٹ۔ اور چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ جو ان لوگ کے ساتھ جو مذاکرات، جو بات چیت چل رہی تھی نا، ناٹ مذاکرات، آپ کہہ لیں کہ جو ان کو انگیج کیا جا رہا تھا جہانگیر خان ترین گروپ کو، وہ تھرو ایاز صادق صاحب کیا جا رہا تھا۔ اور ایاز صادق صاحب پی ایم ایل این کے بڑے ہی ڈگنیفائڈ، بڑے پرانے، بہت ایجوکیٹڈ، بڑے نفیس پولیٹیشین ہیں، اور ایاز صادق صاحب جو ہیں ہی از اے پیپلز مین، اور جب میں کہتی ہوں کہ پیپلز مین تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فوجیوں کے ساتھ بھی اچھی ہے، ان کی باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اچھی ہے، ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں بھی اچھی ہے، یعنی کہ ان کی ایکسیپٹنس ہے۔ جیسے ایک ایاز صادق صاحب ہیں، ایک یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، یہ اس طرح کے سیاستدان ہیں جن کی ہمیشہ سے ایکسیپٹنس ہے لوگوں میں، پولیٹیشنز میں، فوجیوں میں، بیوروکریٹس میں، دے آر پیپلز پیپل، یو نو، جیسے کہتے ہیں۔ سو ایاز صادق صاحب ان کو انگیج کر رہے تھے۔ اب ایاز صادق صاحب نے انگیجمنٹ چھوڑ دی، ان کے ساتھ رابطہ کرنا بند کر دیا، اور وہ جو رابطہ بند ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر بند ہوا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے جگہ دستیاب نہیں ہے کہ نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب جہانگیر خان ترین صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا، وہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پارٹی بھی بن گئی، لوگ اس میں شامل بھی ہو جائیں گے، نام بھی چلیں وہ آج کل میں فائنل کر لیں گے، لیکن پارٹی دا کرنا ہی کی ہے جدو لیڈر ہی کوئی نہیں۔ لیڈر کون ہوئے گا؟ کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب تو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہ تو فار لائف ڈسکوالیفائڈ ہے۔ تو بھائی اس مشکل میں بھی ان کو نواز شریف کی یاد آ رہی ہے، اور انہوں نے کرنی ہے لندن یاترا، اور یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی لندن یاترا ہوگی، اور لندن یاترا کے دوران وہ نہ صرف نواز شریف صاحب سے ملیں گے بلکہ ان سے مشاورت کریں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ ہاں جی پائی جان دسو کی کرنا جائے، کس طرح سیاست میں آگے جانا ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں ہونے والی ہیں۔ سو بہت زیادہ خبریں ہیں لیکن یہ چل رہا ہے آس پاس، یہی بس سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں۔